बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। जिक्र खुदा हो और जिक्र मुस्तफ़ा न हो। अब मैं स्टेज पर नात पढ़ने के लिए सोफिया नवाज राजा को दरख्वास्त करती हूँ कि वो तशरीफ लाए और नात पेश करें। एहदी नबवी में मैं हुआ होता, उनसे कोई तो रास्ता होता। एहदी नबवी में मैं हुआ होता, खिड़की होता मैं उनके हुजरे की, खिड़की होता मैं उनके हुजरे की, उनके ही वास्ते खुला होता, उनके ही वास्ते खुला होता। एहदी नबवी में मैं हुआ होता, खाक होता मैं उनकी गलियों की, खाक होता मैं उनकी गलियों की, उनके कदमों से जा लगा होता, उनके कदमों से जा लगा होता। एहदी नबवी में मैं हुआ होता, उनसे कोई तो राबता होता। मैं अपनी सीनियर मैडम नीला की साहिबा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारी इस बैठक को रौनक बख्शी। अब मैं मलिक खुर्रम शहजाद सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मैम नीला जी का तारुफ कराएं। मैडम अनीला जी तारुफ को शायद काफ़ी टाइम चाहिए, उसमें उसका तारुफ मौजूद होते थे, लेकिन शॉर्ट सा तारुफ ये है कि आपने LLB पंजाब लॉ कॉलेज 1997 में किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लाइसेंस उन्होंने कोर्ट एडवोकेट जो इंटर हुई वो 1998 में हुई, और जूनियर थी बैरिस्टर सुल्तान मंसूर साहब 2001 में वो हाई कोर्ट की वकील हुई, और सुप्रीम कोर्ट की वकील जो शायद हर वकील की एक ख्वाहिश होती है, ड्रीम होता है, वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट की बतौर वकील एनरोल हुई। जो बाकी इसी फील्ड से वाबस्ता रही और बीइंग ट्रू प्रोफेशनल, उन्होंने अपनी खिदमात स्टेट काउंसिल के तौर पे 2001 फरवरी से लेके अप्रैल तक अंजाम दी। लॉ की डिफरेंट फील्ड्स जो चाहे वो फैमिली से हो, रेंट से हो, बैंकिंग से हो,
या जनरल प्रैक्टिस में हो, उन्होंने अपना अपना लोहा मनवाया और अपने आप को साबित किया कि वो वाकई इस प्रोफेशन के लिए बेस्ट सिलेक्शन। बार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी, चाहे इलेक्शन पंजाब बार के हों, चाहे उनके एसोसिएट्स के हों या किसी और के हों, हमेशा आगे भी हों। इसके अलावा तहरीक के दौरान भी जहाँ हमारे साथ तस्लीम अब्बासी मैडम सरकार आवास और सारी उस सारी उस वक्त बिल्कुल फ्रंट पे शाना बशाना हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के चली, हमेशा एक्टिव रही हैं। ऑलमोस्ट उनके एसोसिएट्स जो इस टाइम पूरे डिवीजन में वो 200 से 300 पाए जाते हैं, वो मुख्य जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बतौर टीचर वो विजिटिंग फैकल्टी में बैरियर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो इस कानूनी बैठक में अपनी पूरी जिंदगी का अहाता करते हुए अपने वकालत की जिंदगी पे रोशन करें। पहले तो खुरम आपका और बहन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा तारुफ पेश किया और मैंने वाक़ता जो है ना वो जो कुछ कहना था वो आपने थोड़ा सा तारुफ में बयान कर दिया। 25 साल हो गए मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए और इन 25 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाने को मिला और अभी भी हम लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। जैसे मेरे भाई ने बताया कि विजिटिंग फैकल्टी से अटैक तो मैं तो अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखती हूँ और लॉ की डेफिनेशन जो है ना वो हर बैच के साथ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे डिफरेंट हो जाती है और हर नए आने वाले जहन के अंदर और उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हें यहाँ लाने के लिए अट्रैक्शंस जब हम दे रहे होते हैं तो उनसे भी हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और बताते हैं कि स्टार्ट में ये प्रोफेशन आपको बड़ा डल सा ड्राई सा फील हो रहा होता है। आपको ऐसे लगता है कि हमने ऐसे ख्वारी करी 3-4 साल लगा के हमने ये डिग्री ले ली है, अब तो पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, क्लाइंट्स मिलेंगे, डिपेंडेंट होते हैं आप उस सोसाइटी पे। मेरा सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट है और मैं सोसाइटी को कंडेम करती हूँ इस बात पे कि हम उनका डर्टी लेवल धोते हैं और अपने आप को ख्वार कर लेते हैं, लेकिन हमें सोसाइटी उतना पे नहीं करती। हमें अपनी फीस भी उससे ऐसे मांगनी पड़ती है जैसे बेगर्स मांगते हैं कि जी मेरी फीस है आपकी तरफ रहती है, बड़े जुमले हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं और फिर हम जाके अगर आप देखिए कि हम किसी सोसाइटी के किसी भी सोशल सेक्टर में जाके कोई सर्विस अवेल करते हैं, किसी दर्जी के पास चले जाएं, आप किसी मोची दाई के पास चले जाएं तो उनकी सर्विस आपको देगी तब जब आप उसको पे करेंगे। लेकिन हमें इतना वो इंस्टीट्यूट क्यों रखा गया हुआ है, हम क्यों ये फील कर रहे हैं कि जो है हमारी पेमेंट का जो स्केड्यूल है वो कहीं से आएगा, कोई आके इम्प्लीमेंट करेगा या इन्फोर्स करेगा। उसकी शायद रीज़न ये कि हमारे दरमियान जो है ना पेमेंट के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो है ना वो फीस एक जो स्टैंडर्ड फीस है या एक स्टैंडर्ड फीस स्केड्यूल है वो हमारी तरफ से हमारी बार काउंसिल्स की तरफ से या बार एसोसिएशंस की तरफ से जारी नहीं किया जाता, शायद ये रीजंस आती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ है कि हमारा डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन जो है इस मामले पे आके कॉम्प्रोमाइज होता है और हमें अपने सोशल सेक्टर से हमेशा गिला रहता है कि हमें उस तरीके से पे नहीं किया गया जिस तरह हम उनको सर्विस देते हैं। उसके अलावा बाकी जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो फोकस आपको सीनियर और आपके चैम्बर की तरफ से आपके टीचर्स की तरफ से होता है वो आपके डिसिप्लिन के हवाले से है कि आपने डिसिप्लिन रहना है, यूनिफॉर्म पहनना है, आपने जो है वो पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना है, कोर्ट में टाइम पे आपने पेश होना है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करना आपने कभी भी। और उसकी रीज़न ये होती है कि देखिए आप जब बीइंग लॉयर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब आप लाइसेंस होल्ड करने लगते हो ना तो आपकी 3 रोल्स जो है वो डिटरमाइन करता है आपका लाइसेंस। एक रोल आपका वो है जो कि आपका सोसाइटी की तरफ है, जहाँ से आपकी क्लाइंटें जा रही है, जहाँ से पब्लिक सेक्टर को आपने डील करना है। एक रोल आपका अपनी कम्युनिटी की तरफ है यानी लॉयर्स की तरफ है, उनके साथ आपने कैसा कंडक्ट करना है,
उनको कैसे लेके चलना है, बाहर के मामला को आपने कैसे निभाना है। और तीसरा जो आपका रोल आ जाता है वो है जुडिशरी की तरफ कि बेंच को आपने कैसे एड्रेस करना है। तो लाइसेंस होल्ड करने के बाद आपको ये जो 3 फोल्ड कंडक्शन है ये मॉनिटर की जा रही है। इसमें कहीं पे भी कोई वायलेशन आएगी, कहीं पे भी कोई लूप होल आप छोड़ देंगे तो आप आंसरेबल हो जाएंगे, आपको फौरन अकाउंटेबल कर लिया जाएगा। अगर आप जुडिशरी में कुछ ऐसा करेंगे तो कंटेम्प्ट आप पे आ जाएगी, आपकी बार काउंसिल जो है वो मुतहरिक हो जाएंगी, आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इन 3 मामलात में आपको बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहना होता है। जब भी आप अपने लिटिगेंट को डील करें तो बिल्कुल शुरू दिन से जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको वाज़ह बताएं, फीस की मोडालिटीज उसके साथ तय कर लें, कोशिश करें कि इन राइटिंग करें। अगर आप इन राइटिंग नहीं कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस कैसा है या ट्रस्ट कैसा रिलेशन है तो फिर आपको ये चाहिए कि आप वर्बली भी अगर कर रहे हैं तो कमिटमेंट आपकी और उसकी तरफ से ऐसी हो कि वो ब्रीच ना हो सके। और उसके बाद ये कि आप बिल्कुल फेयर मीन्स के साथ क्लियर हार्टेडली डिवोट होकर उसके केस को लेके चलें। देखिए फेलियर या सक्सेस ये अल्लाह के हाथ में होती है, आप जज का माइंड तब्दील नहीं कर सकते, उसे कन्विंस करने की पावर है आपके पास। आपने आर्गूमेंट्स देने, आपने अपने प्रेसिडेंट्स के थ्रू स्टैट्यूटरी लॉ के थ्रू कायल करने की कोशिश करनी होती है कोर्ट को। कोर्ट को जहन तब्दील करने का मैजिक नहीं होता आपके पास कि आप जाएंगे और आप इनकार को हाँ में या हाँ को इनकार में बदल देंगे। जज भी अपना एक माइंड बना के बैठा होता है। सर टाइम ऐसा होता है कि आप कोई आर्गूमेंट्स करते हुए ऐसी चीज उसके नोटिस में ले आते कि जो बड़ी ग्लेयरिंग सी होती है, सरफेस में नजर आ जाती है और वहाँ पे आपकी बात बन जाती है, वो कन्विंस हो जाता है आपके पास। लेकिन हर दफा जो ऐसा नहीं होता, हर दफा आपको जो काफी एफर्ट करने के बाद पता ये चलता है कि वो स्ट्रिक्टो सेंसो लॉ पे ही आ जाए और उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। लॉ और जस्टिस दो वर्ड्स होते हैं हमारे प्रोफेशन में। हमारी जो मिनिस्ट्री है वो भी लॉ एंड जस्टिस। इसमें डिफरेंस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस में मुद्रे की डेफिनेशन अगर आप इंडियन ऑथर की देखेंगे तो लॉ को कहते हैं कि ये बिटवीन लाइंस होता है, ये ज्योमेट्रिकल है, यानी कि जो लाइन खींच दी गई बस लॉ वही है, आपने उससे इधर उधर नहीं हो सकते। लॉ कौन एक्सरसाइज करते हैं? लॉ आपका सिविल जज एक्सरसाइज करता है, लॉ आपका सेशन जज एक्सरसाइज करता है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी लॉ से बाहर नहीं आएगा और आपने उसको जो प्रेसिडेंट्स देने हैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। वो बिल्कुल जो है ना, वो कहते हैं लकीर का फकीर है, वो इससे हिल नहीं सकते। लेकिन जस्टिस क्या है? जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट है। जस्टिस जो है वो बियॉन्ड लाइंस होता है, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो सर्कमस्टांस को देखेगा। आपको आपके पास जैसे इक्विटी का जितना भी लॉ है ना वो आपका जस्टिस पे आ जाता है, लीगल एथिक्स पे आ जाएगा आपके। वेयर देयर इज ए रॉन्ग देयर इज एन रेमेडी। अब सब टाइम ऐसा होता है कि रॉन्ग किसी भी लॉ की स्टैट्यूट में एड्रेस नहीं हो रहा लेकिन रॉन्ग है। अब जब आप उसको किसी जज के पास लेके जाओगे तो जज रिलीफ नहीं दे सकेगा क्योंकि उसके हाथ बंधे। वो कहेगा कि जी देखिए मेरा तो भाई से में ये इख्तियार बनता है, मेरा तो 491 ये में ये इख्तियार बनता है, मैं इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। लेकिन जब आप किसी जस्टिस के पास आ जाओगे तो वो इख्तियार जो है ना वो एक्सपैंड हो जाएगा क्योंकि वो जस्टिस है। उसके पास आप इस उम्मीद से आए हो ये खाली लॉ एक्सरसाइज नहीं करेगा, लॉ प्रैक्टिस नहीं करेगा, कि जस्टिस करेगा और उस रॉन्ग को रेमेडी देगा कि जो किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं कमिट हो चुका हो। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। दोनों लेवल्स में आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम नीचे जो कोर्ट की जजमेंट्स लेके आ रही होती है ना ऊपर, तो वो बड़ी लिपि तुली सी होती है, स्टैट्यूट से गिर्द आपको नजर आ रही है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट में आती है तो अचानक वो इन्हांस हो जाती है, उसमें मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा, डावरी आर्टिकल की लिस्ट भी वो एकदम चेंज करके करेंगे, सब दे दें, क्योंकि वहाँ पे एक जस्टिस माइंड बैठा हुआ है जिसके पास पावर्स है। 199 की पावर्स हाई कोर्ट में एक्सरसाइज कर रहा है और 186 की वो पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो जब इतनी आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको उसने प्रोटेक्ट करना है, गार्डियन करना है, तो फिर उनको बियॉन्ड दैट लिमिट्स जाके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम किसी ऐसे हायर फोरम पे आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हायर होती हैं कि जो बारीक बारीक पॉइंट्स हैं जो कि नहीं देखे, नज़रअंदाज हो गए हैं सिविल कोर्ट से या सेशन कोर्ट से,
वो आप जो है हाई कोर्ट के अंदर आके इसको एड्रेस कर लिया जाए या सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम जो है उसको एड्रेस करे और रिलीफ दे दो। तो ये बेसिक जो है प्रिंसिपल्स जो प्रैक्टिस के थे, हमने भी एक्सरसाइज की, हमने देखा कि 25 सालों में जब कभी ऐसा होता था कि नाउमीद होकर सेशन कोर्ट से निकले हाई कोर्ट आए तो अचानक ही बड़ी बाउंड्री मिल जाती है, आपको रिलीफ मिल जाता है और आप बड़े खुश होते हैं कि जैसा आपको आपकी ये बात समझ आ गई, तो इसलिए कि उनके पास स्कोप था, उनके पास पावर थी, उन्होंने उसको एक्सरसाइज किया। और अगर आप देखो, मैंने क्योंकि फैमिली साइड पे ज़्यादा प्रैक्टिस की और मेरे पास बाय वर्च्यू ऑफ माय जेंडर फैमिली के लिए लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मेरी कोशिश तो बड़ी बड़ी ख्वाहिश होती है, बहुत सारी बच्चियां जब आती हैं तो कहती हैं जी मैडम हमें क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस करने का शौक है। तो मैं उनसे कहती शौक तो हम सारे भी ऐसे ही ख्वाहिशें लेके आए थे, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे लेडीज जो है ना उनके लिए प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन से आप जो है वो डील कर सकते हैं, जज को जाके आप कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन एक सेगमेंट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाला है ना, जब वो आता है और उससे अगर आपका कोई डील करने का मामला आता है तो वहाँ पे आके आपके और हमारे पास जलने लग जाते हैं कि वहाँ पे हम उनसे नहीं डील कर पाते, क्योंकि वो ऐसा सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी है कि जैसे हमारे मेल लॉयर्स भी डील करते हुए जो कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से आपको शायद लेडीज कम नजर आती हैं, क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस करती हुई नहीं नजर आती, और वो प्रेफर करती हैं कि सिविल साइड पे चले जाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर लें या फैमिली लॉज भी इस हवाले से हमें अच्छे लगते हैं कि क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी से हम इन्हीं इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, सास बहू के झगड़े देख रहे होते हैं, नंद बाबत का झगड़ा देख रहे हैं, तो जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कोई लेके आता है तो उसे समझना और उसे सुलझाना आसान होता है, उनको रेमेडीज देना हमारे लिए आसान होता है, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि अगर इन इश्यूज को आप आपस में इनिकेबली रिजॉल्व कर लें तो एट लॉ आपके इश्यूज बहुत कम रह जाएंगे जिनके लिए आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक कंफर्टेबल जोन होता है लेडीज के लिए, और हम इसी में आपको मैं जब स्टार्ट में देखा करती मैडम नाहिदा अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैडम आसमा जहांगीर, तो आपके सुप्रीम कोर्ट भी उनके पास जो फाइल्स होती थी मोस्टली फैमिली केसेस की होती थी, तो उससे भी मैंने ये अक्स कर लिया कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ये छाप पर से नहीं उतर सकती और हमें फैमिली प्रैक्टिशनर ही माना जाना है, तो फिर आप इसी को अपने लिए स्पेशल लॉ अपने लिए समझते हुए इसी के अंदर जो है इसी में रिसर्च करें, इसी के अंदर लोगों के लिए कंफर्ट्स लेके आए, कन्वीनियंस लाए। अभी भी इस लॉ में बहुत सा काम होना बाकी है। आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों जो हमारी डिबेट चल रही थी वो इस हवाले से थी कि फैमिली लॉ में जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें फैमिली की डेफिनेशन में स्पाउसेस एंड माइनर्स चिल्ड्रन है, वहाँ पे पेरेंट्स का जिक्र नहीं है। अब पेरेंट भी एक फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। अगर कोई बच्चे अपने माँ बाप को मेंटेन नहीं कर रहे हुए दे हैव टू डू। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर आपका लॉ साइलेंट है। पहले जब 488 के तहत प्रैक्टिस होती थी मेंटेनेंस, सीआरपीसी 488 के तहत, तो तब हर फैमिली मेंबर के पास ये इख्तियार था कि जो नॉन मेंटेन्ड है, अनमैरिड बहन हो सकती है, किसी की विडो बहन हो सकती है, तो वो प्रोवोक करते थे इस जुरिस्डिक्शन को 488 में सेशन कोर्ट के पास दरखास्त देते थे और सेशन कोर्ट 491 के तहत जिस तरह भी एक्सरसाइज करके बुला लेते थे और वहाँ पे मेंटेनेंस क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को तय कर दिया जाता था। लेटर ऑन जब 64 में ये लॉज आ गए और मेंटेनेंस के लिए फैमिली कोर्ट्स बन गई, तो फैमिली कोर्ट्स की जो डेफिनेटेड क्लॉज है उसमें फैमिली में उन्होंने स्पाउसेस और माइनर चिल्ड्रन का जिक्र कर दिया और उस पर एक्सक्लूड कर दिया पेरेंट्स को, विडो बहनों को, डाइवोर्स बहनों को। अब ये भी तो फैमिली का ही पार्ट एंड पार्सल है, इन्होंने भी मेंटेन होना है, तो कौन इनको मेंटेन करेगा, इसकी लायबिलिटी करेगी। यहाँ पे आप साइलेंट है, सारी सोसाइटी खामोश है, और फिर जब वो रोते रोते हमारे पास आए तो हम जाके वो एथिकली हम जाके पुलिस में एप्लीकेशन दे देते हैं। अब हम जो हमारे पास इस वक्त रेमेडी अवेलेबल है कि विमेन पुलिस स्टेशन में भी दरखास्त दे दें और वो वहाँ पे बुला लेते हैं भाइयों को, जो भी हैं कंसर्न लोग, उन्हें वो कंपेल करते हैं कि जी आप इनको जो है वो पैसे दें। वो कोई लॉ नहीं है, वो हमारे एथिक्स है या सोशल नॉर्म्स है जिनके तहत हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये भी कोई इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि हर आने वाले को हम लेके थाने चले जाए या वुमेन पुलिस स्टेशन का रुख कर लें। तो इसके ऊपर भी लॉ को एड्रेस करना चाहिए और इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, फैमिली लॉज में दें और उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा वाइड
तरीके से कई जगह पे आप देखें कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का आपका लॉ आता है, तो उसको भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया हुआ है। अब डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी खातून को मार पड़ी और वो थाने रिपोर्ट कराने जाए तो पुलिस उसको इंटरटेन नहीं करती। सिंपली कह दिया जाता है जी मियाँ बीवी का झगड़ा है, इसमें तो पुलिस केस तो नहीं बनता कि हम आपको मेडिकल के लिए भेजें और FIR करें। Where she has to go, आपने उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी तो देनी है ना उसको, कि उसको अगर मारा है, उसके हस्बैंड ने मारा है या उसकी फैमिली मेंबर्स ने मारा है, तो आपने उसको कहीं तो रिपोर्ट करना है, उसका कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। तो इस पे भी हमारी सोसाइटी आज तक साइलेंट है, इसके ऊपर भी कोई वर्किंग नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का आया इशू भी का, उसके ऊपर आपने देखा कि लॉ मेकिंग हुई, लेकिन फिर शरीयत की जो हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल थी उसके कहने पर उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि जो कि बियॉन्ड वो आपको लगता है कि आप किसी मेल को ब्रेसलेट पहना दें और मैकेनिकली आप उसको जो है वो मॉनिटर करेंगे कि जी वो घर में इंटर ना हो, तो ये इतना मुमकिन सी बात है। आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं, उससे जमानत ले सकते हैं, या दोनों को कुछ अर्से के लिए सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट अबाउट दे सकते हैं कि जी आप जो है वो इधर नहीं, और उतने अरसे तक आपने ये मेंटेनेंस या ये पेमेंट अपने घर भेजी है। 2 से 3 महीने गुजरे, उसके लिए इतनी पनिशमेंट काफी होगी, उसके बाद वो आके ज्वाइन करे अपनी फैमिली को और आइंदा के लिए। जैसे इंग्लिश लॉ है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस पे टेलीफोन कॉल जाती है और पुलिस आ जाती है और दोनों को सेपरेट कर देती है, और दोनों के इश्यूज को हल करने के बाद उन्हें अगर वो इकट्ठा रहना चाहिए तो इकट्ठे रहते हैं, अदरवाइज वो फिर डाइवोर्स या अपनी सेपरेशन ऑप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस चीज़ को लाना चाहिए कि हमारे यहाँ आपके पास अक्सर व बेशतर जो ख्वातीन आती हैं वो घर छोड़ने पे मजबूरी तब होती है कि जी हमें मार पीट के घर से निकाल दिया गया, और उस मारने पीटने का सिर्फ जब आप एविडेंस में खड़े होते हैं और जरा में जब उसे पूछा जाता है कि बीबी कोई सबूत है, तो कोई सबूत नहीं है उसके पास, क्योंकि उसे किसी फोरम ने एड्रेस नहीं किया, ना कोई पुलिस उसको इंटरटेन करती है, ना ही आपने कोई रिपोर्ट दी जहाँ वो जाके एप्लीकेशन दी कि मुझे क्योंकि मारपीट हुई है तो मेरा जो है मेडिकल एग्जामिन करवाया जाए। तो ये जो है वो हमारी जो फील्ड जिसकी भी हमने बात करें फैमिली लॉस के हवाले से, कि इसमें बहुत सारी गुंजाइश है कि जहाँ पे भी वर्किंग होनी है, और नए आने वाले बच्चों से जो हमारा तकाजा होता है, आपसे जो हम चाहते हैं कि आप रिसर्च करें इसके ऊपर। आपने देखे कि बेसिकली हमारा जो लॉ है उसका मैकेनिज्म ये है कि इट मस्ट बी इन लाइंस ऑफ इस्लामिक फिक्र, कि आपने उससे अलग अपार्ट होकर कोई लॉ नहीं बनाना, आपने उसी के प्रिंसिपल्स को लेके चलना। तो आपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स कहाँ से ड्रॉ करनी है, आपने कुरान से और हदीस से लेने। तो आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके और उसके ऊपर सर्च करें, कुरान में सर्च करें, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे अगर कोई साइलेंस है, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको हदीस में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको हमारे जो बुजुर्गाने दीन है उनकी ज़िंदगियों में से कई वाक़यात मिल जाएंगे जिनसे आप अपने लिए प्रिंसिपल अक्स कर सकती हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन उस वक्त आई तो उन्होंने क्या किया और अब हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जो मकसद आपको समझाने का वो ये कि रिसर्च वर्क जो है वो आप लोगों के लिए मस्ट, आप जो भी लॉ प्रैक्टिस करो उसमें आपको रिसर्च करनी चाहिए, उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हाईलाइट करें, उनके ऊपर एसेज लिखें, आप मुख्तलिफ अखबारों में अपने आर्टिकल्स लिख के दें, सोशल मीडिया पे लिखें, ताकि वो पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट होकर लेजिस्लेटर के नोटिस में आए कि ये भी एक मसला है। कि देखिए हम बहुत सारे दिन मनाते हैं, आपने यहाँ देखो होगा जी आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। आप और हमने से कभी देखे कि हमने कभी अपनी मदर्स के लिए कोई लॉ बनाया हो, हमने कभी अपने फादर के लिए कोई लॉ बनाया। अब हमारा काम तो, हम तो लॉ की फैक्ट्री में बैठे हैं ना, हम तो फिर उसको यही ले सकते हैं कि हमने आपको यहाँ प्रोटेक्ट किया है। हमने आज दिन तक कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। हम भी तो एक इंस्टीट्यूशन है, हमने अपने आप को अकाउंटेबल करना है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लेजिस्लेचर की गिरबात पे हाथ रखते हैं कि आप लॉ अच्छे नहीं बनाते, आप पार्लियामेंट में बैठते ही नहीं, आप लेजिस्लेट ही नहीं करते हैं, ना अच्छे लॉ बन रहे हैं ना हमें मिल रहे हैं, तो फिर हम पे भी तो ये बात आती है कि हम भी तो पॉइंट आउट नहीं कर रहे। वो लिटिगेंट तो हमारे पास इतने रोज प्रॉब्लम्स लाती है, उन प्रॉब्लम्स को हम कहाँ लेके जाते हैं। हमने कभी गवर्नमेंट के या लेजिस्लेटर के नोटिस में ये बात लाई है कि ये इशू है, इसके ऊपर लॉ बनाओ। आज आपने देखा कि एहतसाब अदालतें खत्म हो रही हैं, एहतसाब का लॉ खत्म हो रहा है, उसको अमेंड कर दिया गया।
भी तो कुछ होना चाहिए, और वो किसने देना है? हमारे इंस्टीट्यूट ने बताना है। हमने उन्हें गाइड करना है कि जी आप अगर इसको इस तरीके से ना लेके चले, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर आप समझते हैं कि इससे हो रही है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। आप इसके अंदर जुडिशरी को इन्वॉल्व करिए, आप इसके अंदर जुडिशियल सिस्टम को ले आए, प्रोसिक्यूटर को ले आए, सब इंडिपेंडेंट लाए, बार एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करें। आप अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस के साथ मिलके जो है वो सिलेक्शंस करें, तो फिर शायद ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इन ऑफिस में भी आ सकती है। स्पेशल कोर्ट के जजेस जब भी अपॉइंट होते हैं, पहले जब हम लोगों के ज़माने में उस वक्त जो प्रिंसिपल्स होता था वो बार का कोटा होता था। स्पेशल कोर्ट के जितने जजेस होते थे वो लॉयर्स में से जो सीनियर मोस्ट होते थे उन्हें इनवाइट किया जाता था कि जिन्हें बैंकिंग जज बना दे, इन्हें ड्रग कोर्ट का जज बना देते, इनको ये। अब अगर आप देखें तो वही उनके अपने एडिशनल सेशन जजेस हैं, 9 साल पूरे होते हैं उनकी जॉब के, तो वो एलिवेट होके जा रहे हैं उसको। बाहर ने इसके ऊपर भी रेजिस्ट नहीं कि आपको यहाँ पे बैरियर्स लगाने। आप अगर इंसाफ चाहते हैं तो आपको रोटेशन देनी होगी, आपको बाहर के अंदर से लोगों को बार बार लेके आना है, इस सिस्टम का हिस्सा बनाना है, क्योंकि बाहर में मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी, मुख्तलिफ सोच के लोग आते हैं। आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम में से जो लोग जब सीटों पे बैठेंगे तो वो एक जो कलर ऑफ दी सोसाइटी है उसको लेके चलेंगे ना, फिर आपको नई चीजें नजर आएंगी। हो सकता है उसका जहन इनोवेटिव हो, कोई नई चीज लेके आ जाए। आप नए लोगों को इसलिए प्रैक्टिस करते हैं 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे पहले होता था, और आप एक्सरसाइज करवाते थे उस पर। लेकिन आप यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जनाब वही डिस्ट्रिक्ट सेशन जैसा मैं एलिवेट हो गया, आज वो इस्तादे दहशतगर्दी में बैठे हैं, कुछ दिनों बाद वो ड्रग कोर्ट में बैठे होते हैं, कभी वो बैंकिंग कोर्ट में बैठे हैं। तो उसने वो जो सिविल जज से उसकी प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि आजकल मेरा जो वास्ता है एक ऐसे जज से कि वो जो सिविल जज की उसकी प्रैक्टिस थी वो आज भी वही प्रैक्टिस कर रहा है। उसे ये बिल्कुल ख्याल नहीं कि मैं एक स्पेशल कोर्ट में आ गया हूँ, स्पेशल लॉ के तहत मेरा मैकेनिज्म है, मेरी पावर्स इनहांस हो चुकी नहीं है। इसलिए कि वो एक देखिए ना, आपने उसको एक ट्रैक पे से उठा के लेके आ रहे। आप अगर वहाँ पे जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, लॉयर्स आते थे, आप यकीन करें कि जिस भी कोर्ट में हम जाते थे हम कंफर्टेबल फील करते थे, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर का तजर्बा होता है, उसका एक्सपोजर होता है, उसने सोसाइटी को भी फेस किया होता है, उसने लॉ भी प्रैक्टिस किया होता है। वो आपके साथ मिलके कोई ना कोई वे आउट निकालती है। वहाँ लोग बैठ के वो कह रहे होते हैं कि अच्छा चलें, लॉ तो यहाँ पे साइलेंट हो रहा है, फिर ये प्रिंसिपल ले लेते हैं, इस प्रिंसिपल के तहत इसको रिलीफ दे देते हैं। वो एक एक्सरसाइज करते हैं आपके साथ में। लेकिन जब आप वही लकीर के फकीर को आप एलिवेट करते चले जाएंगे ना, तो उसकी ज़हनी सोच जो आपने शुरू दिन उसका ट्रैक स्टार्ट किया था ना, वो उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता रहेगा। और वो अब टिल हाई कोर्ट वो सिविल जज ही हमें महसूस हो रहा होता है कि जब आप बताओ सिविल कोर्ट उसके पास पेश हुए होते हैं, जो क्वेश्चन वो आपसे उस लेवल पे करता है ना, तो जब वो हाई कोर्ट में भी आ जाता है तो उसका क्वेश्चन वही होता है आपसे कि जी आपने प्लेंट में ये कहाँ लिखा, अमेंडमेंट आपने कब सी की। तो इसलिए कि वो अपने उस पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा नहीं रहा, लेकिन आप बढ़ा रही। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो डे बाय डे आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, आपका रोज क्लाइंट चेंज हो जाता है। आप ये देखें कि कभी आप जब स्टार्ट में आए थे तो आप 2000-3000 फीस वाले क्लाइंट्स को डील करते हैं। 8-10 साल बाद आपका क्लाइंटिंग लेवल ऊपर चला जाता है, आपके पास सोसाइटी में से थोड़े से बेटर किस्म की क्लाइंटें जाना शुरू हो जाती है। और फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, आप एक वक्त आता है कि एलीट क्लास में से आपके पास फिर आपके क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप हर सेगमेंट को प्रैक्टिस करते हैं, आप सोसाइटी की हर जगह पे आपकी अप्रोच पहले दिन से लेके आज दिन तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी, आप अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज करें। आपने मुख्तलिफ लोगों के केसेस को लेके चले, मुख्तलिफ मेंटालिटीज को आपने रिप्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर, और जब आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। आप किसी डॉक्टर का केस लड़ रहे होते हैं तो आप उसको जब आर्गुमेंट्स करते हैं, उसके केस को प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो ऐसा महसूस होता है कि एक डॉक्टर खड़े होकर वहां पे बात कर रहे हैं। जब आप किसी इंजीनियर को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर, तो आप पूरी इंजीनियरिंग क्लॉजेस पढ़ रहे होते हैं वहां पे, आप उसके काम को इस तरीके से डिटेल से बता रहे होते हैं, शायद उस बेचारे को खुद भी वो टर्म्स ना पता हो जो आप वहां एलैबोरेट करके बता रहे। तो आप और हम जिस उसका हिस्सा है, बार का हिस्सा है, तो उस बार को भी चाहिए कि इन चीजों को आगे लेके आए। बार के कोटास खत्म होते चले जा रहे हैं,
हर जगह पे जो है हमें वो पीछे दीवार से लगाया जा रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। आपको इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए, इन चीज़ों पे भी आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग जब जानते तो हम और कुछ नहीं करते थे, 4-5 लोग मिलके एक रेजोल्यूशन ले आते। बाहर के अंदर थोड़ी सी कप तो पड़ जाती थी ना इस बात के ऊपर। आप लोग तो वो भी नहीं करते ना, आप आपस में बैठ के बात करके दुख सुख करके और उठ जाते हैं। तो ऐसे नहीं है, आप थोड़ा सा अपने उसको दिमाग को थोड़ा सा इस पे एनालाइज करिए कि जहाँ पे आपकी हक तलफी हो रही है उस हक तलफी को जरूर जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं साहिब इख्तियार साहिब इख्तियार उनके सामने इन चीज़ों को लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस में जो चीज़ें आप जब स्टार्ट करते हैं तो जो आपको अपने आप को जज करना होता है, तो आपने ये देखना होता है कि देखें अल्लाह ताला आपको इस प्रोफेशन में भेज रहा है। हर इंसान, एक तो आपकी तदबीर होती है और एक आपकी तकदीर होती है। तदबीर और तकदीर के इम्तजाज से ही आप अपने प्रोफेशन में आते हैं। तदबीर क्या थी कि आपने LLB किया, LLB करने के लिए आपने एडमिशन लिया, उस तदबीर की वजह से आपने जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। तकदीर क्या है कि आप लॉयर बन गए, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल थी, अल्लाह की ब्लेसिंग्स आप पे थी, तो आप जो है वो अपने कुदरत के जो उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला ने ब्लेस कर दिया, अब आप लॉयर बन गए। तो अब आपने लॉयर बनने के बाद अपने अंदर ये देखना है, एनालाइज करना है कि अल्लाह ने मुझे क्यों सिलेक्ट किया है कि मैं वकील बनूं। कोई ना कोई क्वालिटी तो आपके अंदर होगी, या तो आप एक दर्द दिल रखते होंगे, या सोसाइटी की जो ओवर सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं ना, मैंने देखा है कि मोस्टली लॉ की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोगों को पिसते हुए देखते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, उनकी कोई आवाज़ नहीं। तो वो जो लॉयर के अंदर आपको एक लोच और एक गुस्सा और एक वो सोसाइटी की आवाज़ उठाते हुए वो जो एक जज्बा है ना, वो उसका फितरी होता है कि वो इतने ज़्यादा पिसे हुए आवाम को रिप्रेजेंट कर करके तो वो थक गया होता है कि यार मैं हर दफ़ा जाके तो इसके लिए इंसाफ मांगने खड़ा हो गया, कभी तो इस बेचारे को खुद भी कुछ मिल जाए कि मुझे इसके लिए हर वक्त आवाज़ उठानी, मुझे ही बताना है कि आटा इतना महंगा हो गया, मैं ही रेट लगाऊं तो आटे की कीमत नीचे होगी। मैंने ही बताना है कि ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा तो मुझे ही रेट लगानी है, तो वो ट्रैफिक सिग्नल काम करने लग जाएगा। अब जब शुरू में आते थे तो प्रैक्टिस यहाँ पे हाई कोर्ट में थोड़ा अजीब सा लगता था कि जी कंटोनमेंट बोर्ड के वालों के खिलाफ रेट मिल रही है कि सफाई नहीं होती है। तो हम कहते थे कि अब ये स्वीपर्स के ऊपर भी आप अप्रिटेट करें कि ये सफाई नहीं करती, लेकिन करनी पड़ती है। आप जब देखें कि यहाँ पे रेडियां लगनी शुरू हो जाएंगी और फ्रूट मंडी बन जाएगी और सड़क तंग होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप ही को रेट लगानी है उसके अंदर, आके आप ही को बताना है जैसा ये देखें भाई क्या हो रहा है, फिर जैसा आपने उसको नोटिस लेना है और वो रेडियां हटानी शुरू कर दी। तो मकसद ये कि हर चीज़ पे आप ही ने आवाज़ उठानी है। आपकी लेजिस्लेचर भी खामोश है, आपके अवामी नुमाइंदे वोट लेने के बाद पता नहीं किन धंधों में मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें अवाम का दर्द नहीं होता। अवाम को आपका दरवाज़ा नजर आता है, वकील साहब मैं सुबह गुजर रहा था उत्ते काम हो रहा तुसी जाओ ना थाने, कि वो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टैग कर, इसलिए कि उसको आप तक पहुंचना, आप उसकी एक्सेस में आप तक पहुंचना उसको आसान लग रहा है। तो फिर आप ही को क्यों नहीं नुमाइंदगी दे देती है, ये गवर्नमेंट आप ही को क्यों नहीं दे दी जाती कि आप चला लें। आप ये इंटरम गवर्नमेंट्स बनती हैं, आप देखिए कि इसमें आपके कितने लॉयर्स को बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है। ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट्स होती है ना, तो क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्यों नहीं हमें इन्वाइट किया जाता, उसकी रीजंस होगी ना, कोई हमारे अंदर भी कमियां कोताही हैं, हम भी तो नहीं ना नोटिस दिलवाते होंगे। सबसे बेहतरीन अगर कोई मैकेनिज्म चला सकता है, इस मुल्क का निज़ाम चला सकता है तो वो लॉयर्स है। हमारे हर साल इलेक्शंस होते हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम फ्रेंड्स के इलेक्शंस होते हैं, एक दिन हम इलेक्शन लड़े होते हैं, दूसरे दिन हम गले मिल के चाय पी रहे होते हैं। इससे बेहतरीन माहौल तो किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में आपको इलेक्शंस का नजर नहीं आएगा। तो जब ये इतने डेमोक्रेटिक हैं, इतनी सूझबूझ वाले हैं, और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जरूरत पड़ जाती है तो यही आपको सड़कों पे भी आवाजें लगाते नजर आते हैं, मारे खाते नजर आते हैं। तो फिर आप इन्हीं की खिदमत क्यों नहीं होती? आप जब मार्शल लॉ लगाते हैं, मार्शल साहब जब आ जाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके, तो 90 डेज में अगर वो नहीं इलेक्शन करवा सकता, वो देखता है कि नहीं सियासतदानों में इस कैलिबर का सियासतदान नहीं है, इन्वाइट करिए अटॉर्नी जनरल को बुला लें, उसे कहते जी बनाए आप गवर्नमेंट बना ले, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना लें,
हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आप बंदे लें, डॉक्टर्स को भी ले लें, आप इंजीनियर्स को लें, आप टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना लें और उसके तहत मुल्क को चला के देखें, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर चल रहा है। क्योंकि इनमें से सारे ये सिस्टम को फेल कर चुके हैं। 70-71 साल हो गए, हम यही सुन रहे हैं कि मुल्क जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन हम मुश्किल हालात से नहीं गुजर रहे। हम हर हाल में भी जो है ना वो मुकाबला करते हैं, हम जंग लड़ते हैं, हम अपने हकूक़ की जंग भी लड़ते हैं, हम सोसाइटी की जंग भी लड़ते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आज अगर बचा हुआ आपको नजर आ रहा है तो इसके पीछे हमारी है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जंग, वो तहरीक को, जजेस को मार दिया गया, जजेस को बंद कर दिया गया, तो हर जगह आवाज उठाता हुआ आपको ये वकील नहीं नजर आए। और उस वक्त हमने जो सेक्रीफाइसेस किए उसको किसी ने पे बैक नहीं किया। मैं 2001 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की हाई कोर्ट की, तो 2005 तक जो था मेरी जो केस की लिस्ट है वो 108 के 110 केस। अब बाय द वर्च्यू ऑफ टाइम, अब मैं जब 106 से ऑनवर्ड जाना था, 2011 में मेरा सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आया, तो 2011 तक तो तादाद काफी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वो ग्रोथ रुक गई। ग्रोथ क्यों रुक गई कि 2005 में असद रजा इशू आया, स्ट्राइक्स शुरू। 2005 से 2006 का पीरियड हुआ है जब हमने असद रजा की स्ट्राइक्स की और हम काम नहीं कर रहे, हम लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे थे, काम नहीं आ रहा। हमारी तो दुकान है ना, हम चलाएंगे तो चलेगी, नहीं चलाएंगे तो बंद हो जाएगी। 2006 के बाद 2007 मार्च से 2009 तक तहरीक आ गई, फिर अदालतों का बाइकआउट हो गया। ठीक है, अब आप अगर आप देखो तो 2005 से 2009 तक हम वर्कलेस थे, हमारे पास काम ही नहीं है भी, तो हम जा नहीं है, वो डिसमिसल रिपोर्ट हो उनकी हम रिस्टोरेशन लगा देते हैं। 2009 के बाद जब लोगों का एतमाद हम पे बहाल होना शुरू हुआ और 2011 में मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई करना था, तो जब मैंने लिस्ट अपनी यहाँ पे ली तो वो जो 110 केस ऊपर थे, उसके बाद मेरे पास 6 या 7 केस थे। इतने पैसेज ऑफ टाइम में जो कि मेरे कैरियर की ग्रोथ थी वो रुक गई, मेरा ग्राफ डाउन हो रहा है। हालांकि मेरी वर्किंग को इन्हांस होना चाहिए था, मेरा मैच्योरिटी लेवल आ गया था, लॉ पे मुझे ग्रिप पहले से ज्यादा हो गई थी। पहले तो मैं एक लर्नर के तौर पे आ रही थी ना, अब मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हुई थी, लेकिन ये सर्कमस्टांस आने के बाद वो सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मुझे टाइम 2011 में मिल गया। लेकिन आगे देखो कि अगर किसी ने, जैसे अभी मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं बड़ा प्रोवोक कर रही होती हूँ कि नहीं जाए हाई कोर्ट में रेट करें। मैंने आपको बताया कि हमारे ज़माने में चूँकि रेट करने का रिवाज ज़्यादा था, तो हम लोग भी थोड़े से जो है रेटें करने में बेमिसल थे कि हर मामले में कोई ना कोई रेट बना के ले आते थे। अब उस तरह का नहीं है, अभी तो जजेस भी बहुत डिस्करेज करते हैं, हालांकि हमारे दौर में लेके वो लेते थे और उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होते थे, लेकिन हम स्टैब्लिश कर लेते थे कि कोई ना कोई राइट वायलेट हुआ है तो उसको अलाउड भी किया जाता था। रेट खाली ये नहीं था कि वो पेपर बुक होती थी और वो सिर्फ एक नंबर बन जाता था हमारे लिए, उसमें हमें रिलीफ भी मिलती थी। तो अब तो मैंने देखा कि जो आपके लॉ पॉइंट्स की डेट आ रही होती है जजेस उसको भी नहीं सुन रहे और वो क्यों नहीं सुने की रश ऑफ वर्क है। अब वो जो पिछला बैकलॉग है, सही बात है, जब हमें काम ही हमने किया तो वो 3-4 साल का बैकलॉग है, उसके लिए स्पेशल कोर्स बन सकती थी ना, स्पेशल बेंचेस बना देते आप, इवनिंग में बेंचेस रख देते कि जनाब ये केसेस जो पुराने हैं इनको इवनिंग में सुना जाएगा, बाकी रूटीन में आप मॉर्निंग बेंचेस को चलाते। अपने ऊपर किसी ने सख्ती नहीं दी, वो सारी सख्ती आपने किस पे डाली, लिटिगेंट पे डाली। कल मेरे पास एक केस आया हुआ था 2017 की SRAS की रेगुलरिटी, 2017 के बाद वो लगी नहीं। अब उसमें वो उनके मनी मैटर है और फादर की डेथ हो गई, अब लीगल एज हमने पार्टी बनाना है उसमें। तो मैंने कहा इसकी एक भी हियरिंग नहीं होना चाहिए, इसकी एक भी हियरिंग नहीं हुआ, बैंक ने की हुई है, बैंक के अगेंस्ट डिक्री हुआ और बैंक ने अपील करके उसको रख दिया हुआ है। और फिर इस चीज का 2017 से आप ये देखें कि किसी का कितना लॉस आप करते हैं। लिटिगेंट जब आपके पास आता है अपने इस तरह का मसले बताता है तो आपको शर्मिंदगी होती है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा है। कि यहाँ पे मनी मैटर्स को, फैमिली मैटर्स को अर्जेंसी की बुनियाद पे देखना चाहिए, उसके अंदर तो डिले होना ही नहीं चाहिए। देखिए किसी भी फैमिली बॉन्ड को अगर उसने एग्जिस्ट करना है तो ज्यादा टाइम कि दिलों में नफरत बढ़ती चाहिए,
जल्द से जल्द डिसाइड करें। एक या दो इश्यूज वो लेके आते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द हेल्प ऑफ आवर लॉयर्स हम उसको जो है वो 2 7 7 8 इश्यूज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इशू बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर उसका तरीका ये इसीलिए स्टैट्यूटरी बुक्स पे टाइम पीरियड लिखा जाता है, टाइम लिमिट दी जाती है कि किसी भी फैमिली सूट को 6 महीने के अंदर अंदर आप डिसाइड करें, किसी भी फैमिली अपील को आप 4 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करें। फॉर दैट पर्पस 25 ए जो है उसको उन्होंने लिख दिया कि अगर आपका विद इन टाइम जो है वो नहीं हो रहा तो फिर आप इन्वोक करेंगे हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन, और हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में कंपेल करेगी लोअर कोर्ट्स को कि जनाब इसको विद इन टाइम स्टैट्यूटरी पीरियड के दरमियान आपने इसको खत्म कर, लेकिन वो भी एक्सरसाइज नहीं होती है। एक फैमिली केस में वो 2-2 साल 2.5 साल चलता है, कभी इस साइड प्लेंटिव साइड से एविडेंस नहीं आ रही, कभी डिफेंडेंट साइड से ही लोग नॉन इंटरेस्टेड हो जाते हैं। शुरू में जब पार्टीज आती है उनका इंटरेस्ट होता है, फैक्ट्स उनको याद होते हैं, वो एविडेंस रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है वो एविडेंस भी भूल चुके होते हैं बेचारे, उन्हें याद ही नहीं होता कि हमारा इशू असल में कहाँ है। तो बेसिकली जो हमारे ज़माने में एक इंट्रोड्यूस करवाया गया था मुशर्रफ साहब के दौर में, उन्होंने कहा डे बाय डे फैमिली केसेस करने। उसमें ये होता था कि जैसे आज खातून ने खुला का दावा दायर किया, नोटिस होता था दूसरे दिन का, दूसरे दिन अगर कोई नहीं पेड हुआ, तीसरे दिन नोटिस हुआ, चौथे दिन एक्सपायरी हो गया, 5वें दिन डिग्री हो जाता। अब 5 दिन में किसी खातून को खुला की डिग्री मिल जाती। अब उस पे हम सब जो थे वो सर जोड़ के बैठे, वो कोई 2 महीने ये प्रैक्टिस रही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। हम सब परेशान हो गए कि इधर क्लाइंट और बहुत स्पीडीली रिलीफ चूंकि मिल रहा था, काम बहुत ज्यादा आ रहा था, हम पे बहुत प्रेशर वेट था, ये बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था हमें। लेकिन एक चीज जो हम फील कर रहे थे वो ये कि इसमें तो सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। कि जैसे डिफेंडेंट को अगर आज नोटिस मिला, वो बेचारा आया, उसने कहा कि मुझे नोटिस मिले, कल जवाब दाखिल कर, कल नहीं तो 2 दिन उसको मैक्सिमम मिलते थे, वो जवाब दाखिल करता था, साथ ही रिकंसिलिएशन फेल हुई है, चलो जी इसकी तो जो है वो खुला हो गई। अब ये जो चीजें थी, फिर वहां पे हमने कहा कि रश दी जस्टिस, क्रश दी जस्टिस, कि आप क्रश कर रहे हैं जस्टिस, इतनी भी स्पीड ना लगा दें। जैसे कहते हैं ना डिले दी जस्टिस, डिनायल दी जस्टिस, इसी तरह रश दी जस्टिस, क्रश दी जस्टिस है। ये ना तो आपने डिले करना है, ना आपने रश करना है, आपने मुतवाजन रहना है, उसको उसकी स्पीड पे लेके जाना, लोगों की नेचुरल फितरत के ऊपर जो है वो केसेस को चलाना। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ को 1 से 2 दफा टाइम मिलता है ना कोर्ट के अंदर नेगोशिएट करने का, तो बहुत सारे इश्यूज को वो खुद ही रिजॉल्व करते हैं, हमारी भी शायद उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। और फिर वो आगे बता देते हैं कि जनाब ये हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, हम केस नहीं चलाना। तो बेसिकली मकसद ये होना चाहिए कि कोर्ट को भी थोड़ा सा जो है वो स्लोअर उस पर जाए, लेकिन इतना भी पेस को स्लो ना कर दें कि बच्चे जवान हो जाए, वो आपकी माँ जब आपकी डिग्री लेके जा रहे हो कोर्ट से, थोड़ा सा उसको स्पीड अप करें। बाकी ये कि जिस तरह प्रैक्टिस की है आपके साथ यही शेयर कर दूं अपने एक्सपीरियंसेस। तो थोड़ा सा जो है वो लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से, जब हम लॉयर्स मूवमेंट में थे तो बहुत कुछ उस वक्त भी बाहर के ऊपर अताब था, एक अजाब नाजिल हो गया हुआ था कि हमारी सारी जितनी भी लीडरशिप थी उसको उठा के ले गए हुए थे। और उस वक्त बाहर के अंदर जो है ना वो जो जॉइंट सेक्रेटरीज और जनरल सेक्रेटरीज रह गए थे, जो चीदा चीदा या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उस वक्त अल्लाह ताला जनरल सेक्रेटरी राजा शाह हाई कोर्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, तो चूंकि सारी कैबिनेट को उठा के ले गए तो वो हमारे जनरल सेक्रेटरी बन गए हाई कोर्ट के। तो वो बड़े खुश होते थे और हम आके उन्हें बड़ा कहते थे कि राजा साहब देखिए आपकी एलिवेशन हो गई है। तो इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंतजार को उठा के ले गए, तो शहबाज राजपूत साहब वो जनरल सेक्रेटरी बन गए, वही प्रेसिडेंट भी हो जाते थे। तो हमारे पास गिनती के 4-5 लोग थे जो कि हम हाई कोर्ट में भी फिट करते थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फिट करते थे, और हर प्रोग्राम में हम उन्हीं को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो वो मीडिया वाले बड़े परेशान, यानी मीडिया आज़ाद हुआ था, वो कहते थे कि ये उस दिन तो आप बता रहे थे कि ये हाई कोर्ट के वो वाइस प्रेसिडेंट है, आज आप कह रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमने कहा कि जो हमारा हाई कोर्ट का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रेसिडेंट है, तो हमने अपनी मर्जी से अपने लॉज को अमेंड कर दिया बता। तो उस वक्त भी, लेकिन ये कि एक चीज जो आज भी मैं याद करती हूँ और मैं हमेशा थैंकफुल हूँ अपनी बात की, वो ये था कि बीइंग लेडीज जो रिस्पेक्ट उन्होंने शुरू दिन से
हमें दी वो उन्होंने मेंटेन रखी तहरीक और ओवर प्रोटेक्ट करते थे हमें कि जब कभी हमने उनके साथ आउट स्टेशन जाना तो सबसे ज़्यादा उन्हें फिक्र ये होती थी कि मैडम आप लोग इधर इधर खड़े हो जाए, आप इधर से नहीं हिलना, हम जाके देखते हैं आंसू गैस चल रही है, पथराव हो रहा है, हमें हमारे भाई प्रोटेक्ट कर रहे होते थे, लेकिन आप इधर से आगे नहीं आना। तो बड़ा एक को लगता था कि इनका क्या जज्बा, इनका क्या जेस्चर है, सगे बहनों से या अपने घर वालों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा करें, लेकिन उस वक्त एहसास होता है कि यार ये वाकया था कि जुबान से आपको बहन नहीं कहते, ये वाकई आपको बहन मानते, आपको रिस्पेक्ट देते हैं और ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। और कि एक दफ़ा मुझे याद है कि जब प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन पेपर्स हमने जमा कराने थे जस्टिस वजीरुद्दीन साहब के, तो वो अपने सुप्रीम कोर्ट से मार्च करते हुए जाना था इलेक्शन कमीशन तक। तो उस दिन इन्होंने नाके लगाए हुए थे और हमें उस शरह दस्तूर पे ही जाने का मौका नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से कोशिश करा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहाँ पे वो आंसू गैस की शेलिंग हुई। आंसू गैस के जो शेल थे वो सुप्रीम कोर्ट को हिट कर गए और हमें ये चीज़ बड़ी दुख लग रहा था, अपनी ज़ात पे जो हिट पड़ रही थी, जब पत्थर लगता तो उसकी तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे भी जब पत्थर आके लगता तो ऐसे दिल पे लगता था कि यार ये क्या होता है, हमारी कोर्ट के ऊपर पथराव किया जा रहा है, इसके ऊपर आंसू गैस चल रहा है और हम हाथों से उठा के चीज़ फेंक रहे। तो इस्लामाबाद बाहर के लॉयर है भट्टू साहब, तो मैं इसी तरीके से वहाँ से आ रही थी तो आंसू गैस का एक शेल आया, तो एकदम रोज़ा भी था, तीसरा रोज़ा था, तो वो इनहेल कर ली मैंने गैस और मेरा दिमाग ऊपर से घूम गया। तो पीछे से वो पुलिस वालों ने ना वो रॉड्स उठाई थी, लोहे की रॉड्स होती थी, तो मुझे मारने लगे। तो भट्टू साहब, मुझे अभी भी उनका जेस्चर याद है कि बेचारे ऐसे होके कहते मैडम भागिए आप, और उनके सर पे आके लेके उनका सर काट दिया। मैं अभी भी जब भी उनसे मिलती हूँ तो कहते हैं बहन हमारे इलाके का ये कल्चर है, हम अपनी बहनों की उनको बचाते हैं, मैंने देखा कि आप पे वो उसके कार्य आपके आगे हुए, तो बाहर के ये जो रंग या कम्युनिटी के ये जो रंग है आपको मुसीबत में परेशानी में नजर आता है, ये बिल्कुल आपको एक फैब्रिक की तरह लगता है। आप किसी भी कोरोना के दिनों में लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लॉयर्स ने जो है वो अपने जूनियर्स के साथ अपने उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की थी, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, 2 साल की ट्रेनिंग बंद रही है, तो जिस तरीके से भी हो सके किसी न किसी तरीके से इनको कवर किया जाए, मैनेज किया जाए। तो ये एक हुसन है हमारी बात के अंदर कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, जूनियर्स के साथ हमारा शफकत का एक रिलेशनशिप है, तो इस चीज़ को लेके चलना चाहिए और इन्हीं असूलों और इन्हीं रवायतों को लेके चलेंगे तो हम कामयाब होते हैं। हम जब शुरू में आए थे तो हमारे ज़मानों में जो सीनियर लॉयर्स होते थे वो बाहर में बैठा करते थे और हम अपनी प्रपोजिशंस लेके उनके पास सीखने के लिए जाया करते थे। ख्वाजा एहसान साहब, मलिक आरिफ साहब, ये सब लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमें याद इसलिए है कि हमारी बड़ी मुफ्ती दीदी प्रपोजिशंस को ये सीधा करके हमें कहते होते थे कि इसको इस तरीके से कर लें, इसको इस तरीके से कर लें, और बड़ी हमें रहनुमाई मिलती थी। चौधरी अफरा साहब ने जिंदगी देख के एक दफ़ा एक अपील मेरे पास आई कि मर्डर अपील, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये मुझे बताएं इसमें मैंने क्या आर्गूमेंट्स करने हो, लेके बैठ के मुझे उन्होंने बाकायदा पूरा पेपर तैयार करके दिया कि इसमें ये ब्रूजेस देखो, ये इसके जख्मों के निशान देखो, ब्लैकनिंग गैस का मतलब है फायर लीक से हुआ, सारे जितने ड्रॉबैक्स थे वो सारे उन्होंने मुझे बता दिए। दूसरे दिन अली नवाज खान साहब की कोर्ट में केस लगा हुआ था, अली नवाज खान साहब सुबह से एक ही बात कह रहे थे, जस्टिस अली नवाज खान साहब, आज भी मैं कोई केस नहीं लूंगा, आज वो अफरा सियाब साहब की टकवाल की अपील है वो हमने सुननी है। तो अब वो जनाब सारी कोर्ट खाली होती जा रही है और वो अफरा सियाब साहब को फोकस किया हुआ था अली नवाज खान। आखिर में अली नवाज खान साहब के कोर्ट में मैं और अफरा सियाब साहब कहने लगे अलीला ये आपकी अपील मैंने कहा सर जो आपने कल तैयार की कहते हैं शाह साहब आए तो सर कोर्ट खाली करा देती है, मेरे को क्या डर थी को कि उन्होंने अपने केस के अगेंस्ट जितना मटेरियल था वो मुझे दे चुके हैं और मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि मैंने भी एंड में नाम नहीं देखा था कि अपनी फाइल किसने की हुई है। तो वो कहने लगे मेरे पास तो आपकी मटेरियल ही नहीं है, मैं तो सब कुछ बेटी को बता चुका हूँ, तो आप इसको सुनिए। तो वो चाचा भी हंसने लगे, उन्होंने कहा है मैडम लिखवाएं, वो मैंने फाइल्स बताई तो उसमें मुझे रिलीफ मिल गया, लेकिन हमारे सीनियर्स इस लेवल पे जाके हमें हेल्प करते, उन्होंने अपना नुकसान कबूल कर लिया लेकिन मुझे कहीं लेट डाउन नहीं होने दिया, मुझे उन्होंने पूरे तरीके से हेल्प किया और यही
होने वाला हो, तो उसको वो कोई ऐसा कभी पेशी ना छोड़ दे कि कल उसका फायदा होगा। तो इस प्रोफेशन में आने के बाद जो है आपको अच्छे सीनियर्स भी मिलेंगे, उनकी गाइडेंस भी मिलेगी। कोशिश करें कि जहाँ से कोई दो हर्फ आपको मिलते हैं लर्निंग के लिए, आप जरूर उनके पास बैठें। तो किसी के पास भी आप बैठोगे ना, यकीन करें कि आपका वक्त ज़ाया नहीं जाता। सीनियर आपको अगर लीगल नॉलेज नहीं दे के भेजेगा तो दुनियावी तौर पे ऐसी नॉलेज दे के भेजेगा जो आपकी ज़िंदगी भर आपके लिए कारआमद होगी। सजाद उमर साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, एक दफ़ा मेरे ऑफिस के बाहर से गुजर रहे थे, तो क्योंकि वो बहुत सारी लॉयर्स के टीचर भी रह चुके थे, मैं जानती थी अक्सर सिविल प्रपोजिशंस के लिए जाते थे उनके पास। तो मुझे कहते हैं वेलकम टू दिस प्रोफेशन मैडम। मैंने कहा थैंक यू सर। तो कहते हैं आपने वलियों का प्रोफेशन चूज किया। मैं हंसने लगी, कहते हैं हंस क्यों नहीं? मैं तो लोग हमें डिकेट कहते हैं, कोई हमें चोर कहता है, आप कह रहे हैं ये वलियों का प्रोफेशन। उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा मैडम मिल गई ते रोजी, ना मिलिया ते रोजा। ये बिल्कुल स्टार्ट में उन्होंने ये बात कही थी और ये मैंने प्रैक्टिस की कि जब आपके पास केसेस आ रहे हैं, आपके पास फीस आ रही है, आप प्रॉस्पेरिटी में हैं, तो वाकई आपकी रोजी चल रही है। और जब नहीं है तो आप किसी का जाके गिरबान तो नहीं पकड़ते कि मुझे काम दो या मुझे फीस दो। आपको वेट करना पड़ता है, आपको इंतजार करना है, तो आपका रोजा है। तो ये रोजी और रोजे वाला जो कॉम्बिनेशन उनका था वो मुझे अपनी प्रैक्टिस में समझ आया। तो इस प्रोफेशन में भी आपको भी किसी तवक्कल के साथ आना है कि मैं जाने में अल्लाह आपका रिस्क आना है। आप वेट करें, अच्छे रिस्क को, हलाल रिस्क को कमाएं, सराते मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करें, अपने लिए लाइफ को शुरू दिन से डिफाइन करें। मैल प्रैक्टिसेस की तरफ देखें भी मत। ये मैल प्रैक्टिसेस आपको ग्लिटरिंग जो है ना वो देंगी, ग्लिम्पसेस देंगी, आपको अट्रैक्ट करेंगी, आपको अच्छा लगेगा कि ऐसे जनाब ये तो वाज करते रहते हैं, मौलवियों की तरह मना करते रहते हैं, क्या है कि अगर मुझे इस तरह कोई पैसे दिए, वो जिस तरह आपके पैसे होते हैं उसी तरह चले भी जाए। उनका कोई रास्ता नहीं है, उनका कोई, आप अपनी ईमानदारी से 2 रुपए भी कमा लेते हैं, उसमें भी अल्लाह बरकत डाल देता है। अपने दिलों को साफ रख के अपनी लाइफ को डिफाइन करें, डिवोशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करें। इससे बेहतरीन प्रोफेशन ही नहीं है। और हम अपने 25 साल के तजर्बों से अब जो किताबें लिख रहे हैं वो यही लिख रहे हैं, और आप लोगों के साथ यही शेयर कर रहे हैं कि वाकईतन इस प्रोफेशन में आने के बाद शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि यहाँ पे इतनी जल्दी आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं, इतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलती है। Thank you so much, ma'am. अब audience से your question तो kindly हो ma'am. मेरे को शेख अफ्ताब हुसैन एडवोकेट जी, साबिक सदर बार पीडीबी से कटर। मेरा मैडम सवाल है, आपने बड़ा एक अच्छा कोटेशन का हवाला दिया है कि where there is wrong there is remedy। और इस हवाले से फिर आगे बात को थोड़ा डेवलप करते हुए आपने कहा है कि बुक्स जो हैं सेवा जज जैसे जज जो लो जुडिशरी है वो तो बाउंड है बुक्स की। आगे मैं थोड़ा समझने में थे कासिर हूँ, मेरा 30 साल एक्सपीरियंस हो गया, मैं 92 से हूँ कि जस्टिस के हवाले से तो मैं जो ये भी किया है जस्टिस मुराद ये है कि ये हाई कोर्ट के जो जज साहबान है, इज्जत महाब जस्टिस साहबान है, इनके पास एज कम्पेयर टू जो निजी जुडिशरी है, इनके पास वो जो पावर्स हैं वो लामहदूद है। वो सिर्फ किताब उसके पाबंद नहीं रहेंगे, वो बल्कि जस्टिस की देने के लिए और बातों को सामने रखते हुए इंसाफ जो है वो डिलीवर करेंगे। सिर्फ वो बुक जो है वो बुक से इसकी थोड़ा वजाहत होगा। दूसरा तो एक हेलो दूसरा तो मेरे ज़हन में आ रहा है, एक छोटा सा हैसियत भी आ रहा है, आप भी कम्युनिटी को देखता हूँ और बहुत से कम्युनिटी को देखता हूँ तो मेरे ज़हन में आता है कहाँ मैं हेलो कहाँ मैं अच्छा कहाँ मैं मेरे ज़हन में शेष आ रहा है, कहाँ आपे कुछ से ये दुली खनकर, कहाँ ये आपे कुछ से दुली खनकर, मेरा तो दिल धड़कता है एक बार साओ में, मैं जब आप आस-पास देखता तो मुझे ये नजर पाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जस्टिस जो है आप कहते हैं ना कि एम्पल पावर्स कम
जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है फंडामेंटल राइट्स, उन सबको उसने प्रोटेक्ट करना है। अब इन्फ्रिंजमेंट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में हो गई है और वो फैमिली लॉ या रेंट लॉज की उसमें जुरिसडिक्शन में नहीं आ रही, तो उन फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट को किसने स्टिच अप करना? आपके जस्टिस साहब नहीं करना, तो वो बियॉन्ड लॉ जाके उसको करेंगे, ठीक है। अब रेंट में तो आप कस्टमर उसके लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप में करेंगे, लेकिन उस रिलेशनशिप के साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा राइट जुड़ा हुआ था जो इन्फ्रिंज हो गया, आपका वाटर के मीटर्स थे, आपके गैस के मीटर्स थे, इंस्टॉलेशंस थी, वो वहां से रिमूव कर दी गई है या आपको उसको पे बैक नहीं किया जा रहा, तो अब 10 आपने जब आप एक तो वो प्रैक्टिस करेगा लॉ को, लेकिन जो नीचे से आ गया मैं उसमें जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ अगर आपके कोई ऐसे मामला है तो उनको तो उसी नहीं देखना है कि बजाय इसके कि उसको कहे कि जाओ जी सिविल कोर्ट में जाके दोबारा दावा दायर कर दो इन अथॉरिटीज के अगेंस्ट कर दो, ठीक है। जब एक फैमिली मैटर आएगा, फैमिली मैटर में भी बहुत सारी लामहला ऐसे जुड़े हुए आपके राइट्स होती है कि जिनकी इन्फ्रिंजमेंट को फैमिली कोर्ट तो नहीं देख सकी, लेकिन जस्टिस आप देख सकते हैं, वो आपको वहां पे रेमेडी देने के पाबंद है। लॉ तो जारी बात है, जो स्टैट्यूटरी लॉ है वो उसको भी वो प्रिंसिपल्स को ही लेके चलेगा ना आगे। अब जैसे अगर फैमिली लॉ अगर हस्बैंड को प्रोटेक्ट करे तो वाइफ को भी प्रोटेक्ट करे, तो एक के हाथ में हुआ होता है फैसला, एक के खिलाफ हुआ होता है, अगर जिसके खिलाफ हुआ है अगर उसको रेमेडी दे दी जाए तो दूसरा जो है वो फिर एक्यूट होकर खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। तो प्राइवेट पार्टीज में से ये जो है ना वो जस्टिस करते हुए थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, यदि एविडेंस आगे भी है, स्कोप लिमिटेड है, लेकिन जहाँ पे अथॉरिटीज हैं, जहाँ पे अदारी है, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए बियॉन्ड उन्हें लॉ जाना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि ये चूंकि क्वेश्चन नहीं था, नीचे इशू नहीं था, इसमें एविडेंस नहीं आई, अगर वो मैटर हुआ है और कोई मैटर इनके नोटिस में आ गया तो उसको देन एंड देयर वहीं पे स्टे अप करें। चलो एक सवाल मैं करूँगा, एक बड़ा प्रॉब्लम हमें बन रहा है जब से ये जो हमारा पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त से एक जजमेंट हम जब देखते हैं केसेस में पेश होती है, तो प्रॉब्लम हमें ये होता है, प्रॉब्लम ये होता है जी कि जजमेंट जो है ना वो कंसिस्टेंटली एक साइड पे जो है वो 8-10 जजमेंट आ जाती हैं, दूसरी साइड से भी 8-10 जजमेंट आ जाती हैं। अब हमारे ऊपर तो बड़ा होता है मुखला के ऊपर कि आप ऐसे भी करें ऐसे, जुडिशरी को भी तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि कम से कम जो मेजर लॉज हैं, अब जैसे एक निगरानी है उसकी पावर्स है, उसके बारे में भी अभी तक जो है ना वो इसी तरह से डिफरेंट टाइप की जजमेंट्स, उनको अपने जो है ना कम से कम पैरामीटर्स अपने सेट करने चाहिए। अब इसके अलावा ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे एप्लीकेशन है जी लॉ की, अब जो है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट आया जी, उसका बड़ा फायदा हुआ, लेकिन बाद में ये हुआ जी एक जजमेंट आ गई, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि ये तो सिर्फ जो है वो लैंड ग्रैबर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा, अब इसी ये जो है ना ये इसके ऊपर आर्गूमेंट चलता रहा, फिर 2016 में उन्होंने कहा जी इसमें तो बड़ा क्लियर है, इट्स सेल्फ लॉ में क्लियर था कि वो जो है वो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ नहीं है, ये हर किसी के खिलाफ। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है इस इशू को हम उठा नहीं सकते। बेसिकली देखिए मैंने आपसे ये बात की कि अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये चीजें नोटिस किसने लेके आनी थी, बार काउंसिल्स की। बार काउंसिल्स की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो यही है ना कि मैंने और आपने अगर ऐसा इशू है उसके ऊपर एक लेटर किसको लिखना है, बार काउंसिल को लिखना है कि सर हमें प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उनका काम आगे आपको फोरम नहीं पता है कि बार काउंसिल में से कौन सा फोरम है जिधर से आपको लेटर का जवाब आना है, ठीक है। उन्होंने आज दिन तक फोरम डेवलप ही नहीं किया। अब आपका लेटर वहां पे जाए, उसका कोई जवाब आपको दिया जाए, फिर उसके ऊपर आपको बुला लिया जाए या एक कमेटी बनाई जाए, एक आपके दरमियान ही इसके ऊपर बहस करवाई जाए, हर तरह की मिनट्स को लिख के आप उसके ऊपर लॉ कमेटीज को भेजें, लेजिस्लेचर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए वो तो वहाँ पे लॉयर्स तो नहीं बैठे हुए, वो आम बंदों के नुमाइंदे होते हैं, उनका इंटरेस्ट ये है कि अपने वोटर को उन्होंने प्लीज कर, इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ आया, सस्पेंड कर दिया क्योंकि वोटर को प्लीज करना था। वो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का जो है एग्रेशन नहीं लेना चाह रहे, उन्होंने उस लॉ को ही सस्पेंड किया। हालांकि उस लॉ में बहुत सारी अच्छी चीजें थी कि जो हम समझ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी लॉ में। अब पेरेंट्स से मेंटेन भी होना है, उनको दवादारी की जरूरत है, वो किधर जाएंगे। हमारे यहाँ तो ओल्ड हाउसेस भी नहीं है कि बता के ओल्ड होम में भेज देंगे अपने पेरेंट्स को, तो उन्हें किसने अटेंड करना है, कब करना है, कैसे करना है,
प्रोटेक्शन के ऊपर भी लॉ आना था और वो डोमेस्टिक वायलेंस के चैप्टर्स में डिस्कस किया गया था, लेकिन वो सस्पेंड हो गए। तो बेसिकली गलती या नालायकी हम लोगों की है। देखिए जज जो है वो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। मुख्तलिफ एरियाज में से जब आते हैं तो उनकी जो जजमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है उस मेंटालिटी को, उस स्कूल ऑफ थॉट को जो वो कैरी करके आ रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ लोग हैं, आप आपस में बैठ रहे हैं, एक पॉइंट रखेंगे, उसमें मैं कुछ कहूँगी, ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, डिफरेंस आ जाता है ना, हमारे ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है। जजमेंट्स में, ओपिनियन में अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि एक ही वक्त में एक पॉइंट के ऊपर एक कोर्ट एक बात कह रही है और दूसरा सिंगल बेंच वो बात कह रहा है, फिर फुल बेंच की आ जाती है कि जी अब जो 3 बेंच के उस पे से आ गया, अब लार्जर बेंच ने ये कह दिया, अब ये बाइंडिंग हो गया, फिर ये कोई सब्सिक्वेंट आ जाता है तो फिर वो बाइंडिंग हो जाता है। हम लोगों के ज़माने में PLD 2004 में मौलवी मारुल हक साहब ने जो ये पर्सनल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ को जब इंट्रोड्यूस किया गया शेड्यूल में, तो उन्होंने डेफिनेशन दी और क्लासिक डेफिनेशन थी एक्शनेबल क्लेम की, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में डिस्कस हुआ था। वो सारा एक्शनेबल क्लेम उन्होंने ला के और खातून को पावर्स दे दी कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट इन एम्बेड्स के अंदर केस ला सकती है। अच्छा, उस प्रोटेक्शन में उसको ये जो डाइवोर्स की सूरत में कंपनसेशन वाला कॉलम था ये भी मिल गया कि जी अगर उसमें कोई ऐसी चीज लिखी है तो पर्सनल क्लेम के अंदर, पर्सनल बिलोंगिंग के अंदर क्लेम कर सकती है। 2005 में साकिब निसार साहब ने जो है वो डिफरेंशिएट किया उनके ओपिनियन से और उन्होंने वो सारी उस पूरी जजमेंट का जवाब अपनी जजमेंट में लिखा। अब हम इतने पाबंद हो गए कि हम दाव लगाते थे कि अगर तो दूसरी पार्टी के पास 2005 वाली जजमेंट नहीं है तो हम 2004 से फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ से विजिलेंट लॉयर है और उसके हाथ में 2005 वाली जजमेंट आ गई है तो हम वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाता था। फिर उन्होंने कहा जी डाइवोर्स क्योंकि उसका राइट है, उसको आप कंडीशन नहीं कर सकते। देखिए निकाहनामे में फिर कॉलम निकाल लेना, आपने वहाँ कॉलम क्यों बनाया कि आया शोहर के तलाक के हक के ऊपर किसी किस्म की शराइत आए की गई, वो बाकायदा आपने कॉलम दे दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया उसको। जब उसके अंदर पेरेंट्स डॉक्यूमेंट लिखवा रहे तो उस वक्त वो रजिस्टर भी हो गया, डॉक्यूमेंट पब्लिक भी हो गया, लेकिन बाद में आप कहते हैं कि ये अन इस्लामिक, अगर अन इस्लामिक था तो आप उसी वक्त कॉलम को खत्म करवा देते, डिलीट करा देते, लेकिन वो डिलीट भी नहीं करा। मेरा अभी तक एक क्वेश्चन अभी तक एडवोकेट यासिर, इंडियन एक्ट में विदाउट एनी रीजन डिवोर्स देने पे 3 इयर्स पनिशमेंट, बाहर से फॉरेन कंट्री से लड़के आते हैं, शादियां कर लेते हैं, सब्सिक्वेंटली 4-5 मंथ जाके डिवोर्स दे देते हैं, तो क्या कोई पीनल एक्ट हमारे इसमें फैमिली लॉ में नहीं होनी चाहिए? विदाउट एनी रीज़न डिवोर्स पे 3 साल सज़ा अगर इंडियन एक्ट और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? और इसमें पेनल कोड क्यों नहीं है एप्लीकेबल कि विदाउट एनी रीज़न अगर आप और कोर्ट भी नहीं लिखती, वो खुला दे देती है, बंदा डिवोर्स दे देता है, हक में वो 2-4 लाख रुपया उसको दे, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? दिस इज वेरी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो पीनल क्लॉज डाली गई है ना 3 साल की सजा की अनजस्टिफाइड डिवोर्स के ऊपर, ये मुस्लिम कम्युनिटी के कहने पे डाली गई बात है। जैसे मुस्लिम के दरमियान है, मुस्लिम कम्युनिटी के हद तक लागू होता है ये कि अगर किसी मुसलमान की डिवोर्स अनजस्टिफाइड है तो फिर उसको वो 3 साल की सजा, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी में प्रॉब्लम ये था कि जो लोग अब्रॉड सेटल्ड थे वो एक शादी यहाँ कर लेते और एक शादी वहाँ कर लेते, और वहाँ पे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आते थे तो वो यहाँ पे जो ख्वातीन बच्चों के साथ होती थी उन्हें डिवोर्स कर देते थे। तो एक लार्जर सेगमेंट ऑफ जो सोसाइटी था वो अफेक्ट हो रहा था। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो भी वो अवैसी साहब है, उनके MLA हैं वहाँ के लेजिस्लेचर के, उन्होंने ये मूवमेंट चला के और उनके कहने पे ये जो है अमेंडमेंट उनके लॉज में करवा के ये पीनल एक्शन ये किया। आपने जो बात की बांग्लादेश के अंदर जो डाइवोर्सी वाइफ है, जब तक उसकी सेकंड मैरिज नहीं हो जाती एक्स हस्बैंड उसको मेंटेन करने का पाबंद है, और यही लॉ जो है वो सूडान के अंदर है। आपकी सूरह बकरा की आयात भी यही कहती है कि जब अपनी बीवियों को अलग करो अपने उससे तो कुछ दे दिला के कुछ सलूबी से अलग करना है आपने। हमारे यहाँ आपको पता है कि जब दूसरी शादी कर रहे होते हैं तो जो उस बेचारी का गोल्ड होता है वो छीन के इस बीवी को डाल दिया जाता है और कहते नहीं जी दादे मुझे ही नहीं सी। अब ब्राइडल गिफ्ट की डेफिनेशन को आप कहाँ ले जाएंगे?
देखिए डावरी की डेफिनेशन ये है कि 6 महीने तक जो लड़की के माँ बाप दूल्हा दुल्हन को देंगे वो डावरी है। ब्राइडल गिफ्ट क्या है कि जो लड़के के माँ बाप 6 महीने तक, शादी से पहले 6 महीने, शादी के बाद जो चीजें देंगे वो ब्राइडल गिफ्ट है। ब्राइडल गिफ्ट और डावरी का जो है वो एक्सक्लूसिव जो है वो पोजेशन और मलकियत जो है वो उस खातून की। लेकिन आप आपने इधर इनके प्रैक्टिस में देखे, ये प्रैक्टिस होता है ब्राइडल गिफ्ट, तो कहते नहीं जी ये जेवर ऐसी पाया, आपने पहनाया तो इसको था ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। वो तस्वीरें ला के निकाल, वो कहते नहीं कि इसका तो नहीं था, वो मेरा था। वो आपका कैसे, क्यों आपने झुमके पहनने थे, आपने पाजेब पहनी थी, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये मेरा था। ये मतलब हमारे यहाँ एक अजीब सी प्रैक्टिस है कि ठीक है आपने छोड़ना, आपने उसको ब्याह नहीं, कोई रीजन बन गई, नहीं चल सकता, बैठो, जबर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर अल्लाह ताला ने इसीलिए ये सहूलत दी हुई है ना, कि एक वाहिद मजहब है जिसमें आपको ये सहूलत मिलती है। अदरवाइज आप ये देखें, इससे पहले जितना डिवाइन लॉ है उसमें टर्मिनेशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। यहूदियों के यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है डाइवोर्स का। उनके यहाँ डिजर्शन होती है। डिजर्शन कैसे है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ, जब द हस्बैंड लीव्स द हाउस, तो फिर माना जाएगा कि ये डिजर्टेड फैमिली, और फिर वो बच्चे की बर्थ अपने हस्बैंड के बगैर कर लेगी, तो ये उसको सर्टिफाई हो जाएगा कि ये अब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रही और सेपरेटेड हो रही है। वो शादी भी नहीं कर सकते मजीद, ना हस्बैंड कर सकता है ना वाइफ कर सकती है। इसीलिए उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट दे दिया वापस कि इकट्ठे रह सकते हैं, मैरिज बॉन्ड हो या ना हो, ठीक है। इसी तरीके से आप क्रिश्चियनिटी में देख लें कि वहाँ पे सिर्फ दो उन्होंने गुंजाइशें दी कि जहाँ पे डाइवोर्स हो सकती है। एक तो ये कि करेक्टर अगर एलिगेशन आ जाता है दोनों साइड से तो उनपे टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर उनकी आर्बिट्रेशन काउंसिल को उन्होंने इख्तियार दे दिया कि अगर वो बैठ के रिजॉल्व करते हैं और अगर नहीं होता तो वो टर्मिनेट कर देंगे वेडलॉक को। उसमें उन्होंने सेक्शन 7 है क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1922 का, जिसको 8th अमेंडमेंट के बाद जनरल जॉन साहब ने सस्पेंड कर दिया हुआ था। उसे मंसूर अली शाह साहब ने अपनी जजमेंट के थ्रू लाइव किया। लाइव होने के बाद अब जितना भी ब्रिटिश लॉ है वो एप्लीकेबल हो गया पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन मैरिजेस के हवाले से। उसमें आपको क्या फायदा हो रहा है कि जो जितना ब्रिटिश लॉ वहां से आ रही है ना प्रेसिडेंट, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपका मुस्लिम मैरिज जो है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, उसी के अंदर जितने ग्राउंड्स दिए हुए वो सारे के सारे वहाँ पे नॉन मेंटेनेंस का वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे ये बीमारी का ग्राउंड है, वहाँ पे ये कन्विक्शन का ग्राउंड है, ये सारे ग्राउंड्स वहाँ पे वो खातन लेके टर्मिनेट करवाती हैं अपनी वेडलॉक को। वो सारा का सारा अब एप्लीकेबल हो गया हुआ है पाकिस्तान में भी। ये रिसेंट उनकी जजमेंट आई थी 3-4 साल पहले मंसूर अली शाह साहब। तो अब वो क्रिश्चियंस उसको जो एंजॉय कर रहे हैं, हमारे जो मुस्लिम फैमिली लॉ के जो ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर आके वो टर्मिनेशन सीख कर। तो ये है कि चीज़ें बहुत सारी अभी भी होने के लिए बाकी है। अभी भी हमारे पास लॉ में बहुत सारी गुंजाइश है, हम कर नहीं रहे ना। हमारी लेजिस्लेचर तो खैर लूली लंगड़ी आती है, आपस में लड़ मड़ के वो चले जाती है और हम भी नहीं करते ना। अगर एक हम देख रहे हैं कि एक अपाहज किस्म की हमें पार्लियामेंट मिलती है, तो फिर लीग लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कांधों पे कि हम खुद यहाँ से बिल्स रेजोल्यूशंस लेके आए, बिल्स ड्राफ्ट करें, हम भेजेंगे जनाब इस पर लॉ बना के। नहीं हो तो फिर जाके मुजाहरे करिए, एहतजाज करिए वहाँ पे कि क्यों नहीं लॉ बना रहे, लेकिन हम भी नहीं करते। हम कहते हैं कि चलो जी चल रहा सिस्टम चलता रहे। हमें भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए ना। ये कितने सारे लॉज हैं जो भी बनने हैं। अभी आपने मेरे भाई ने इंडिया के लॉ की एग्जांपल दी, वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 1973 में खत्म हो गया था। आपके यहाँ आज दिन तक कंटोनमेंट बोर्ड है। अब कंटोनमेंट बोर्ड क्यों बनाया गया था? क्योंकि अंग्रेज आगे थे, वो छावनियों में रहते थे, हम शूटर थे, हमें उन्होंने साइड पे कर दिया। आज भी आपने कंटोनमेंट बोर्ड रखे हुए भाई, अब कौन से आपके यहाँ आपको प्रॉब्लम है? आपको कंटोनमेंट बोर्ड में कौन सी सुपर क्लास रह रही है कि जिसके साथ हम शूटर जाके मिक्सअप नहीं हो सकते? तो आप कंटोनमेंट बोर्ड को खत्म कर देना, एक अननेसेसरी अदारा आपके ऊपर। लेकिन कोई इस तरफ तो सोचना ही नहीं है ना। जहाँ पे भी अब तो अस्क्रीज आ गए, अब तो डीएचएज आ गए, अब तो लीड क्लास उधर चली गई है, तो अब हमारे शूटरों के इलाकों के ऊपर से तो ये पाबंदियां खत्म कर देंगे। तो मेरे जो भी है हमने और आपने मिलकर इसको सहना है कि हमारे माशरे के जो रिफ्लेक्शंस हैं इन्हें हमें आगे लेके चलना है और कोशिश करनी है कि हम नए आने वालों के लिए कोई इनोवेशंस क्रिएट करें, कोई इन्हें मौका दें कि ये भी अपने जहनों को एक्सरसाइज करें।
ये भी इनकी एक्सेस भी जो है वो जस्टिस तक जो है आसान हो। लॉ तक तो ये बेचारी डिग्री करके आगे हमारी तरह आपकी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम जो है ना वो हर यंग बच्चे तक पहुंचना चाहिए। खाली नाम नहीं होना चाहिए, खाली स्लोगन नहीं। थैंक यू सो मच मैम। आपके लिए हाई कोर्ट